गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल पर। आज है 14 अप्रैल 2019 और 14 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब का मैं आप लोगों के साथ डीप डिस्कशन, डीप एनालिसिस करने वाला हूं। इसके साथ ही इसी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कोई इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी के पॉइंट का रिवीजन भी करवाने वाला हूं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के ठीक 1 से 1.5 घंटे के बाद एक अलग वीडियो आएगी मेरी, जिस पे मैंने मार्च 2019 के जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और रिजग्निशन हुए हैं उन सब को मैंने डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का भी आप फ़ायदा उठाएं। होता है क्या कि आपको सारे डाटा को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग सोर्सेस में विजिट करने पड़ते हैं। तो मैं इस प्रकार की वीडियो बीच बीच में लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो बने रहें हमारे साथ और उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे वो वीडियो। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, रेलवेज़ की, एसएससी की, बैंकिंग की, LIC AAO की, FCI के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही रेलिवेंट होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल गया आप लोगों को। UNFP के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2010 से 2019 के बीच कितने प्रतिशत बढ़ी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.2%। अब देखिए थोड़ा समझते हैं इसको। UNFP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके हेड जो हैं इनके नाम है नतालिया केनेम। ओके, UNFP ने यह भी क्लियर किया है कि एवरेज 1.2% जनसंख्या में वृद्धि के साथ भारत की आबादी अब 136 करोड़ की हो गई है, यानी 1.36 बिलियन की। इसके अलावा चीन की पॉपुलेशन के बारे में UNFP ने बताया है क्या कि चीन की पॉपुलेशन 2010 से 2019 के बीच एवरेज 0.5% बढ़ी है और अब चीन की पॉपुलेशन 142 करोड़ हो गई है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन में। पाकिस्तान ने कितने भारतीय सिखों को बैसाखी के अवसर पर वीजा प्रदान किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2200। ओके, और पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो शहर है वो शहर है कराची। प्रेसिडेंट है वहाँ के आरिफ अलवी और PM है इमरान खान। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैर्न इंडिया के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है। चलो इसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करते हैं। कैर्न इंडिया आखिर है क्या। कैर्न इंडिया जो है वो वेदांता ग्रुप की एक सब्सिडियरी है और ये भारत की जानी मानी ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी है और इसके CEO है सुधीर माथुर, जो आपको इसी क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। ओके, तो इन्होंने रिजाइन दे दिया है। एक और न्यूज है इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप लोग जान लो। जो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं आप लोगों को, पंकज कालरा, वो कैर्न इंडिया के CFO हैं, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। उन्होंने भी अपने पद से रिजाइन दे दिया है। ओके, और आपको बता दूं कि जब से वेदांता ने इस कंपनी को एक्वायर किया था, आई मीन टू से 2011 में इसको एक्वायर किया था वेदांता ने, तब से लेकर अब तक सुधीर माथुर को लेकर कैर्न इंडिया से 4 CEO ने रिजाइन कर चुका है। ओके, ये बहुत ही बुरी बात है इस कंपनी को लेकर के। तो कैर्न इंडिया का हेडक्वार्टर है गुड़गांव और चेयरमैन है वहां के नवीन अग्रवाल। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। इनमें से किनके उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगले MD एंड CEO बनने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नितिन चुग। ओके, नितिन चुग जो है HDFC बैंक के डिजिटल बैंकिंग हेड है और जो प्रेजेंट में MD एंड CEO है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, वो है समित घोष। और समित घोष जी जो है वो नवंबर 2019 में रिटायर होने वाले हैं। तो बैंक बोर्ड ने किया क्या है, RBI को पहले से ही रिक्वेस्ट एप्लीकेशन भेज दिया है कि इस पोस्ट के लिए नितिन चुग को चुन लिया जाए। अब डिपेंड करता है RBI के अप्रूवल पर। अगर RBI ने अप्रूव कर दिया तो ये क्लियर हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये बनते हैं या नहीं। ओके, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। आते अगले क्वेश्चन में।
AITA ने भारत के जूनियर टेनिस खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए किससे समझौता किया है? ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, STF। अब इसे थोड़ा डिटेल में हम लोग जानते हैं। AITA का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। ओके। और STF का फुल फॉर्म होगा, STF का फुल फॉर्म है सर्बियन टेनिस फेडरेशन। और ये जो ट्रेनिंग होगी जूनियर टेनिस प्लेयर्स की, ये नई दिल्ली के RK खन्ना स्टेडियम में होगी, ये भी याद रख लीजिए आप लोग। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। किस राज्य ने लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए 7 ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जो पेशे से डॉक्टर हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ओके, इन 7 में से जिनको उतारा गया है चुनाव के मैदान में, इन 7 में से 4 बीजेपी से हैं, 1 शिवसेना से है, 1 NCP यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से और 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। महाराष्ट्र के CM है देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है ये आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स करके। ओके, देखते हैं कौन बताता है। आते अगले क्वेश्चन में। भारत देश की कौन सी लोकसभा सीट गिनीज बुक में रिकॉर्ड बना सकती है सबसे ज्यादा EVM रखे जाने के कारण? ये क्वेश्चन आज की वीडियो का सबसे ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, भारत देश में ऑप्शन नंबर ए में जो नजर आ रही है इस क्वेश्चन में, निजामाबाद। ठीक है, यह सीट जो है लोकसभा सीट, निजामाबाद लोकसभा सीट गिनीज बुक में रिकॉर्ड बना सकती है। अब क्यों बना सकती है, चलो इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग जानते हैं। निजामाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो तेलंगाना में पड़ती है। अब चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या है जो ये क्षेत्र ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी। देखो, इस क्षेत्र से चुनाव में कुल 185 कैंडिडेट्स हैं और एक अच्छी बात यह भी है कि इन 185 में से 178 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि फार्मर हैं, किसान हैं। ओके, अब इन कैंडिडेट्स की संख्या इतनी होने पर इनके नाम एक ही EVM मशीन में तो नहीं आ सकते, जाहिर सी बात है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए लोकसभा क्षेत्र में हर बूथ पर 12 EVM रखे जा रहे हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से कि इतने कैंडिडेट्स के नाम एक EVM में नहीं आ सकते। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया है, हर बूथ पर 12 EVM यानी 12 EVMs रखे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में कितने EVM रखे जाएंगे। इस वजह से इसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में जा सकता है। ओके, डिटेल को अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। रेल वायर वाईफाई अब देश के कितने रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध करा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1600। ओके, देखिए, रेल वायर वाईफाई जो है वो रेलटेल लगाती है। इसने अभी तक में अपना आखिरी वाईफाई लगाया है सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन में, जो कि मुंबई में है, और इसी के साथ कुल 1600 स्टेशनों में ये वाईफाई लगाया जा चुका है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, और आपको ये भी बता दूं कि रेलटेल जो है वो एक मिनी रत्न कंपनी है, ये भी याद रख लीजिए आप लोग। आते अगले क्वेश्चन में। ब्लूमबर्ग के अनुसार कौन सा स्टॉक मार्केट जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हांगकांग स्टॉक मार्केट। ओके, और पहले नंबर पे है US और दूसरे नंबर पर है चीन। देखो, हांगकांग जो है वो कोई अलग देश नहीं है, बल्कि चीन के एरिया के ही अंदर आता है, बट दोनों के ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंजेस अलग हैं। तो इस बात को लेकर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये भी याद रख लीजिए कि हांगकांग की ऑफिशियल करेंसी है डॉलर। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा ट्रस्ट। ओके, और माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला। आपको बता दूं कि भारत में मुख्य रूप से हैंडलूम वर्क होते हैं उड़ीसा, असम और नागालैंड में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश में चंद्र नारायण यादव मेमोरियल मैटरनिटी अस्पताल खोला है? ये भी क्वेश्चन आज की वीडियो का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पहले इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं।
देखिए, भारत ने हाल ही में चंद्र नारायण यादव मैटरनिटी हॉस्पिटल खोला है नेपाल में। और अगर पूछा जाए नेपाल के किस जिले में, तो नेपाल के सिराहा जिले में। तो ये भी डाटा याद रख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक नाम और याद रख लो आप लोग, मंजीव सिंह पुरी। ये नेपाल में भारत के राजदूत हैं। ओके, तो नेपाल के कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है रूपी, और नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट है वहाँ की विद्या देवी भंडारी। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। डॉट ने भारतीय एयरटेल के साथ किस कंपनी के विलय को मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा टेली सर्विसेज। ओके, और डॉट का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। हमारे देश में दूरसंचार मंत्री जो हैं उनका नाम है मनोज कुमार सिन्हा। तो ये भी नाम आप लोग याद कर लें। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। केंद्र सरकार ने किन्हें रक्षा वित्त सचिव नियुक्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गार्गी कौल। ओके, ये जो इमेज में आपको दिख रही हैं यही है गार्गी कौल, और ये 1984 बैच की आईएएस है। और भारत में वर्तमान रक्षा सचिव हैं संजय मित्रा। ये भी याद रख लीजिए आप लोग। आते अगले क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल मनाया जाता है 12 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अप्रैल। आइए जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल 1961 को, यानी 1961 को, सोवियत यूनियन से यूरी गैगरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। तो इसी दिन की याद में हर साल 12 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य को यूएन ने प्रतिष्ठित WSIS पुरस्कार दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ओके, ये WSIS है क्या? इस WSIS की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और ये अवार्ड पश्चिम बंगाल को क्यों मिला है? तो पश्चिम बंगाल में 2 योजनाएं चल रही है, उन दोनों योजनाओं का आप लोग नाम याद कर लो। पहली योजना है उत्कर्ष बंगला, और दूसरी योजना है साबुज साथी। तो इन 2 योजनाओं की वजह से वहाँ की सोसाइटी में बहुत से चेंजेस आए हैं, और इन्हीं दोनों योजनाओं की वजह से पश्चिम बंगाल की सरकार को ये अवार्ड मिला है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवा रेड्डी को सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। वे किस भाषा के कवि हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। शिवा रेड्डी तेलुगु भाषा के कवि हैं। ये जो इमेज में आपको नजर आ रहे हैं यही है शिवा रेड्डी। तो ये रही आज की आपके करंट अफेयर्स। अब आगे देखते हैं आपके लिए क्या सरप्राइज है। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं और जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलो फटाफट मैं रिवीजन करवा देता हूँ, और मैं तो कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपना नोट्स बना लो। ओके, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद में। ओके, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुवाहाटी में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अहमदाबाद में। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नागपुर में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है वाराणसी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता में। अगत्ती एयरपोर्ट ये लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में है। ओके, तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पटना में। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है रायपुर में। डबोली में एयरपोर्ट है गोवा में। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में, भोपाल जो कि एमपी में पड़ता है। दीमापुर एयरपोर्ट है दीमापुर में जो कि नागालैंड में पड़ता है। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है उदयपुर में जो कि राजस्थान में पड़ता है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून उत्तराखंड में। और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अंडमान एंड निकोबार में। और एक और नाम आप लोग याद कर लें, सिक्किम में अभी हाल ही में देश का 100वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, पैक्योंग एयरपोर्ट। ओके, तो ये रही आपकी आज की करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके रिवीजन की वीडियो। अभी थोड़ी देर में वो वीडियो भी आ जाएगी जिसका मैंने ऊपर चर्चा किया है। ओके, तो इस वीडियो का भी आप लाभ उठाएं, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और
ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से। थैंक यू।